तो गांधी जी का जन नेता के रूप में किस प्रकार से गांधी जी की पहचान हुई, हम देखते हैं कि 1922 से पहले राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप था वह कुछ अलग तरह का था। अब 1922 के बाद में राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो पूरी तरह से एकदम परिवर्तित हो गया। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका स्वरूप ही चेंज हो चुका था। अब जो गांधी जी ने, हम देखते हैं कि गांधी जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में जो वायदे किए थे वह गांधी जी पूरे करते हुए दिखाई हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं। हम देखते हैं कि गांधी जी ने 1916 के बाद में अनेक कार्य किए जिससे कि जनसाधारण के बीच में उनकी पहचान बनी और सामान्य लोगों का, सभी का विश्वास गांधी जी के प्रति बढ़ा। हम देखते हैं कि जैसे चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद में अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ और फिर असहयोग आंदोलन हुआ। इन सभी आंदोलनों के कारण गांधी जी की जो पहचान बनी, सामान्य जन में बहुत अधिक अच्छी पहचान बनी और लोगों को विश्वास हुआ कि औपनिवेशिक शासन काल से यह व्यक्ति हमें आजादी दिलाएगा। अब हम देखते हैं कि अब यह आंदोलन केवल बुद्धिजीवी का नहीं रहा, उसमें किसान, श्रमिक और कारीगर भी भाग लेने लगे। यानी कि इस आंदोलन में सभी, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे श्रमिक है, चाहे कारीगर है, सभी ने प्रतिभाग किया, सभी इसमें भाग लेने लगे और महात्मा गांधी जी को कुछ लोग महात्मा भी कहने लगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि गांधी जी ने दिखाने के लिए क्या, मतलब गांधी जी ने आम जन का जैसा दिखाने के लिए क्या किया। गांधी जी ने, ये थोड़ा आगे पीछे होगा, गांधी जी ने गांधी जी ने खुद को आम जन का दिखाने के लिए क्या किया, आम जन जैसा दिखाने के लिए क्या किया। हम देखते हैं कि गांधी जी ने सामान्य जन की तरह कपड़े पहनने लगे और सामान्य जन की जैसी ही वह भाषा बोलने लगे। और हम देखते हैं कि जो अन्य नेता थे वह सब इंग्लिश भाषा बोलते थे और उसमें क्या होता था कि वह ज्यादातर अंग्रेजी भाषा को ही महत्व देते थे। लेकिन गांधी जी आए यहाँ पर तो गांधी जी ने उनकी जो पहनावा था उनका सामान्य जन व्यक्तियों की तरह ही उनका पहनावा था और उनकी जैसे वह भाषा बोलते थे। गांधी जी ने क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया। जिस भी क्षेत्र में जाते थे, जिस तरह की भाषा बोलते थे, उस क्षेत्र के लोग उसी तरह की भाषा गांधी जी भी बोलते थे और अपनी सूचना, जो अपना संदेश वह जन जन तक पहुंचाने में सफल हो जाते थे, क्योंकि सामान्य जन व्यक्ति जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा को आसानी से समझ जाता था। इस प्रकार से गांधी जी का जो संदेश है वह जन जन तक आसानी से पहुंच जाता था। आगे हम देखते हैं कि अन्य नेताओं की तरह सामान्य जन से अलग खड़े नहीं होते थे। तो गांधी जी क्या करते थे, कभी भी जनता से अलग नहीं होते थे, वह पब्लिक के बीच में चले जाते थे और उनसे बिल्कुल एकदम सहानुभूतिपूर्ण उनके प्रति व्यवहार रखते थे और उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था, सामान्य जन लोगों को बिल्कुल भी कोई इस तरह की बात महसूस नहीं होती थी कि ये व्यक्ति हमारे से कुछ अलग है। ये उनको लगता था कि ये व्यक्ति भी हमारे जैसा ही व्यक्ति है और इस प्रकार से वह भी निर्भीक रूप से अपनी बात गांधी जी तक पहुंचाते थे, गांधी जी को बोलते थे और अपनी समस्याओं से अवगत कराते थे। जबकि जो अन्य जो राष्ट्रवादी नेता थे वह पश्चिमी शैली से सूट बूट पहनते थे और भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे। हम देखते हैं कि गांधी जी से पहले अभी तक जितने भी अन्य जो नेता थे यहाँ पर उनका जो पहनावा था वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था। वो सूट बूट पहनते थे, कोट पहनते थे, पैंट पहनते थे, हैट पहनते थे और बिल्कुल देखने में भी वह अंग्रेजों के जैसे ही लगते थे। उनके कपड़े जो होते थे, पहनावा होता था, वो अंग्रेजों के जैसा ही होता था। साथ ही साथ भारतीय बंद गला जो होता था, औपचारिक जो यहाँ पर जो उनका पहनावा होता था, वस्त्र होता था, उस तरह के वस्त्र को वो पहनते थे। गांधी जी, जबकि गांधी जी थे वो गांधी जी धोती पहनते थे और खादी के वस्त्रों को धारण करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अन्य राष्ट्रवादी नेता थे उनको भी गांधी जी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वो भी बोलते थे कि जब भी आप सामान्य व्यक्तियों के बीच में जाएं तो उनके जैसे ही कपड़े पहने, सामान्य कपड़े पहने, आप उनकी ही भाषा में बात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको अपना समझें और अपनी बातों को वह आप तक पहुंचा सकें। गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाते, सूत कातने में भी देते थे। गांधी जी प्रतिदिन जो कार्य करते थे अपने आश्रम में वह सूत कातते थे और खादी के कपड़े बनाने के लिए वह इस तरह का कार्य करते थे।
क्योंकि गांधी जी की अपनी एक अलग शैली थी। गांधी जी मानते थे कि जो भी हम संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं उसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया जाए। तो इसलिए स्वदेशी को अपनाने का संदेश था, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसलिए उन्होंने सूत कातने का, चरखे का उपयोग ज्यादा, चरखे के महत्व को समझा और चरखे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रजा को कहा, तो जनता को कहा, और इसलिए उन्होंने चरखे का उपयोग सबसे पहले खुद किया और उससे सूत काता उन्होंने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी ने जो सूत बनाया था, सूत कातने के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। अब यहाँ पर देखते हैं गांधी जी जो जाति से व्यापारी थे और व्यवसाय से वह एक वकील थे, पैसे से वह एक वकील थे, और उनका सूत कातने से कहीं दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन फिर भी गांधी जी ने चरखे को अपनाया और सूत काता, और इस तरह की जो क्रिया गांधी जी ने की, जो कार्य किया, उससे शारीरिक श्रम की जो दीवार थी उनको तोड़ते हुए दिखाई दिया। यानी कि जो सामाजिक जो बंधन थे कार्य के आधार पर, वह भी यहाँ पर टूटते हुए गांधी जी ने उन सबको तोड़ा। और सामाजिक एकता यानी कि इसका यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। इसी के बीच हम बात करते हैं, क्योंकि अभी बात क्या चली, किस प्रकार से जन नेता बने, वो हो चुका था। अब हम बात करते हैं चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। हम देखते हैं कि राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो मनुष्य से होता है, और ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे, श्रम करे, और कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी होनी चाहिए, उनकी आय होनी चाहिए। इसी से ही राष्ट्र का आगे बढ़ेगा, और इसीलिए चरखे को राष्ट्र का प्रतीक के रूप में अपनाया गया। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि महात्मा गांधी जी आधुनिक युग और जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था। गांधी जी क्या मानते हैं कि मशीनों ने मानव को गुलाम बना दिया, मानव को क्या कर दिया, एक गुलाम बना दिया, और उसने श्रम को हटा दिया। यानी कि श्रम मतलब बेरोजगारी को बढ़ाया, मशीनीकरण ने क्या किया, बेरोजगारी को बढ़ाया। इसलिए गांधी जी इस मशीनीकरण को का घोर विरोध करते थे, इसके घोर वह आलोचक थे। आगे हम देखते हैं, उन्होंने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमामंडित नहीं गया जाएगा। तो उन्होंने देखा कि भाई जो चरखा है, चरखा इस प्रकार का है, वो दोनों का एक मिश्रित रूप है, मिश्रित रूप है यहाँ पर। और यह ज्यादा मशीनीकरण नहीं है, और इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से चरखे का उपयोग कर सकता था, उसको वह उपयोग में ला सकता था, और उससे वह खादी को तैयार कर सकता था, सूत तैयार कर सकता था। तो उन्होंने मशीनीकरण या प्रौद्योगिकी को ज्यादा महिमामंडित नहीं किया। हम देखते हैं कि चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है। जितने भी जो जन साधारण व्यक्ति हैं, वह उनको आमदनी भी दे सकता था और स्वावलंबी भी बना सकता था चरखे का उपयोग करने से। क्योंकि जैसे अगर कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा खरीदने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जो कपड़ा मिलता था वो मशीनों से बनाया हुआ कपड़ा होता था, अच्छा कपड़ा होता था, तो ज्यादातर लोग उसी को खरीदते थे। लेकिन क्या हुआ, जब स्वावलंबी या हम अपनी स्वदेशी वस्तु को खरीदने को प्रोत्साहन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमें अपने हाथ की बनाई हुई वस्तु, घर में बनी हुई वस्तु का उपयोग करने को यहाँ पर महत्व दिया गया। अब गांधी जी क्या कहते हैं कि चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करता है और उसे स्वावलंबी भी बनाता है। दोनों चीजें यहाँ पर, एक तो आमदनी भी होती है और स्वावलंबी भी होते हैं, क्योंकि अपने स्वदेश की, अपने घर की वस्तुएं हैं, हम तैयार कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, गांधी जी का मानना था कि धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। गांधी जी मानते थे कि धन का धन सभी, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सभी व्यक्ति के हाथ में धन होना चाहिए, बल्कि सभी व्यक्ति अपनी, उनको सबको रोजगार मिले और सभी उससे अपनी आजीविका चलाएं। मशीनों के अधिक प्रयोग से उनकी आजीविका छिन रही थी, ये ऐसे मानते थे कि वही घोर उसका आलोचना गांधी जी के द्वारा की गई, इसलिए की गई। हम देखते हैं कि मशीनों से बड़ा
कपड़ा सस्ता और देखने में अच्छा लगता था। जो बना बना कपड़ा, जो मशीनों से बना हुआ कपड़ा जो होता था वह अच्छा होता था और वह सस्ता भी होता था, जिसके कारण जो खद्दर बनाने वाले जो कारीगर थे, खद्दर मतलब खादी के कपड़े बनाने वाले जो कारीगर थे, वह बेरोजगार यहाँ पर हो रहे थे। गांधी जी ने चरखे के पहिए को मशीन का उत्कृष्ट नमूना माना है। चरखा या चरखे के द्वारा देश के लोगों को स्वावलंबी बनाना और बेरोजगारी समाप्त करना गांधी जी का महत्वपूर्ण प्रथम उद्देश्य रहा है। और विदेशी वस्तुओं की निर्भरता को गांधी जी ने कम किया है। यानी कि जब हम अपने आप ही वस्तुएं बनाने लगेंगे तो विदेशी वस्तुओं की निर्भरता शब्द ही कम हो जाएगी। इसलिए गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में चुना। अब हम आगे चलते हैं। अगला, इसमें ये क्वेश्चंस आते भी हैं कई बार इस प्रकार के। तो महात्मा गांधी से संबंधित अफवाहें, कौन कौन सी महात्मा गांधी जी से संबंधित अफवाहें यहाँ पर फैली? ये कुछ फनी बातें हो जाती हैं यहाँ पर। अब गांधी जी जहाँ कहीं भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्ति फैल गई। ऐसा बात होने लगी कि गांधी जी जहाँ भी कहीं भी जाते थे उनकी चमत्कारिक शक्तियां वहां पर दिखाई दी। कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों पर कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों से दुख तकलीफों के लिए भेजा गया है। कि गांधी जी को जो भेजा गया ना, किसानों की, श्रमिकों की, मजदूरों की जो तकलीफें हैं, उनकी जो दुख हैं, उनको उनका हरण करने के लिए गांधी जी को भेजा गया है राजा के द्वारा। ठीक है जी। उन्हें स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकार करने की शक्ति भी प्राप्त है। ऐसा कहा कि भाई जो भी अंग्रेजी जो कानून है वह गांधी जी के ऊपर नहीं चलते, और उन सभी शक्तियों को अस्वीकार करना, उन सभी कानूनों को अस्वीकार करने की जो शक्ति है वो गांधी जी के पास है। यह कहा गया कि गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम होते हैं। जो गांधी जी का विरोध करता है उसका भयंकर परिणाम होता है, उसको बहुत अधिक वहां पर नुकसान पहुंचता है, उसकी हानि हो जाती है, उसका व्यापार ठप हो जाता है, उसकी मतलब कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचता है। जो भी गांधी जी का विरोध करता है उसकी खेती नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से मतलब उसका हानि होनी है जो भी गांधी जी का विरोध करेगा। ऐसी अफवाहें फैलने लगी। लोग पब्लिक के बीच में जो गांधी जी को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। कोई गांधी जी को गांधी बाबा कहता था, कोई गांधी जी को गांधी महाराज कहता था, कोई महात्मा कहता था। इस प्रकार से गांधी जी को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। और ये कहा गया गांधी जी जो है गरीबों और किसानों के उद्धारक के रूप में यहाँ पर गांधी जी दिखाई दिए। अब कुछ और अफवाहें भी थी, जो कि कुछ अफवाहें ऐसी थी जो समाचार पत्रों में भी वहां पर छपती थी। इस प्रकार की इसमें बताया गया संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में उस समय कई अफवाहें फैली जो इस प्रकार दर्ज हैं। पहली जो अफवाह थी हम देखते हैं कि बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेगा जब उसके कारखाने में गन्ने के रस से भरा काढ़ा उबलता हुआ दो भागों में टूट जाएगा। तुरंत ही काढ़ा वास्तव में बीच में से दो हिस्सों में टूट गया। इस तरह की अफवाह बताओ। ये था कि ये कहा कि अगर सिकंदर शाह ने कहा कि भाई 15 फरवरी को यह कहा कि अगर वह उनके यहाँ जो भी कि 15 फरवरी को कहा कि महात्मा गांधी जी तब विश्वास करेगा, महात्मा गांधी जी पर तब विश्वास करेगा जब वह कारखाने में जो गन्ने का रस है, जो कढ़ा है, वो उबलता हुआ कढ़ा दो भागों में टूट जाएगा। और वह तुरंत टूट गया। ऐसा हो गया। ऐसा पब्लिक में अफवाह फैली। दूसरी अफवाह बताई गई है कि आजमगढ़ के एक किसान ने कहा कि वह महात्मा गांधी जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल बन जाएंगे, तिल में बदल जाएंगे, और अगले दिन वह खेत में तिल, सारा गेहूं जो है तिल बन गया। तो इस तरह की अफवाहें गांधी जी के बारे में फैली। और बहुत सारी अन्य दूसरी अफवाहें भी यहाँ पर गांधी जी के बारे में फैली। जैसे कहा गया कि गोरखपुर में किसी व्यक्ति ने कहा कि चरखा चलाने पर कुछ पाबंदी की बात कही कि भाई उस पर कुछ आपत्ति जताई तो उसके घर में अगले दिन आग लग गई। तो मतलब और भी कई सारी इस तरह की अफवाहें गांधी जी से संबंधित समाज में फैली। अगला क्वेश्चन हमारा है, आगे अगला टॉपिक है हमारा है गांधी जन नेता बने और किस प्रकार से गांधी जी का संगठन तैयार हुआ। गांधी जी ने जो अपना संगठन तैयार किया, इतना बड़ा जो संगठन था, मजबूत जो जन नेता बने, वो किस प्रकार से बने, उसके पीछे कौन कौन से लॉजिक रहे और कौन कौन से तथ्य हैं जिसके कारण गांधी जी इतने मजबूत बन पाए।
जन साधारण के नेता बन गए, वो उद्योगपतियों के नेता बन गए, वे व्यापारियों के नेता बन गए, वे कारीगरों के नेता बन गए, वे श्रमिकों के नेता बन गए। हर मतलब समाज का प्रत्येक वर्ग वह एक राष्ट्र नेता बन गए। किस प्रकार से बने, उसके पीछे क्या क्या यहाँ पर कार्य हुए, हम देखते हैं। गांधी जी ने राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उसकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। जो उन्होंने संगठन तैयार किया था, उन्होंने देखा कि समाज के सबसे बड़े वर्ग कौन से हैं। समाज का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है कि जन साधारण व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये सबसे बड़े वर्ग हैं। तो सबसे पहले इन्हीं वर्गों को उन्होंने संगठित किया। किसानों को संगठित किया, मजदूरों को संगठित किया, आम जन साधारण व्यक्तियों को उन्होंने संगठित किया। और भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई नई शाखाएं खोली गई, नई नई शाखाएं खोली गई, जिससे एक बड़ा संगठन तैयार हुआ। किसान यूनियन बनाई गई उसी समय, किसान यूनियन बनी, मजदूर यूनियन बनी, अनेक प्रकार की इस प्रकार की यूनियनें यहाँ पर तैयार की गई, जिससे कि यूनिटी तैयार हो सके, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिल सके। यहाँ पर देखते हैं कि जो राजा रजवाड़े थे, राजा रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडल प्रजामंडल की स्थापना की गई यहाँ पर। और गांधी जी ने, देखो यहाँ पर क्या है कि कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे राजा रजवाड़े थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनको भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ लिया और प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पर की गई। इसके आगे हम देखते हैं, गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। तो गांधी जी ने जो अपना राष्ट्रवादी जो संदेश दिया, वह अंग्रेजी भाषा में दे करके राष्ट्रीय भाषा में देने का उन्होंने कार्य किया, और इससे ज्यादा से ज्यादा जनता को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। और साथ ही साथ स्थानीय जो भाषाएं थी, उसमें भी उन्होंने अपने संदेशों को जन साधारण लोगों तक पहुंचाया। आगे हम देखते हैं, अलग अलग तरीके से राष्ट्रवाद देश में के सुदूर हिस्सों तक पहुंच गया। अलग अलग तरीके से, कोई एक तरीका नहीं था, अलग अलग तरीके थे। जैसे कि अगर भाषा की बात करें तो पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी जो भाषा बोलेंगे, और वहां पर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के लिए उन्होंने भाषण दिए। तो जन साधारण तक वह उनकी बातें पहुंच गई, एक निचले लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक, मतलब बिल्कुल आधार तक उनकी भाषाएं, जो संदेश वो पहुंचाना चाहते थे, जो सूचना पहुंचाना चाहते थे, वह पहुंचा दी गई और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। आगे हम देखते हैं कि कांग्रेस के समर्थकों में बड़े व्यापारी जैसे जीडी बिरला भी शामिल हो गए। साथ साथ अब यहाँ पर सभी लोग गांधी जी के साथ में जुड़ने लगे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे वह भी गांधी जी के साथ जुड़ने लगे। गांधी जी के समर्थकों में गरीब से लेकर बड़े उद्योगपति सभी थे, यानी कि गरीब व्यक्ति भी था और उद्योगपति भी था। अब सभी संगठित रूप से अब यहाँ पर दिखाई देने लगे। अब हम देखते हैं कि गांधी जी, क्योंकि 1916 से पहले गांधी जी की कोई पहचान नहीं थी, गांधी जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन गांधी जी के द्वारा कुछ इस प्रकार के कार्य किए गए जिससे कि उनकी जो प्रसिद्धि है वह बहुत अधिक बढ़ गई। और अब गांधी जी भारत में बहुत ही प्रभावशाली वर्ग, जैसे कि स्वयं को गांधी जी के साथ जोड़ लिया था। यानी कि हम यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की अब तक पहचान नहीं थी। असहयोग आंदोलन के तक, उसके बाद अब क्या हुआ कि गांधी जी जो थे, उनके साथ में लोगों ने अपना आप को जोड़ा, और जो प्रभावशाली वर्ग था, जो प्रभुत्व वर्ग था, उसने गांधी जी के साथ में अपना आप को जोड़ा। और जैसे कि कौन कौन लोग थे वह, जैसे कि महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी जैसे जो महान विभूतियां थी, प्रभावशाली वर्ग के जो लोग थे, वो उन सभी ने अपना आप को गांधी जी के साथ यहाँ पर जोड़ लिया। तो इस प्रकार से हमें गांधी जी का जो था यह आंदोलन दिखाई दिया, और किस प्रकार से गांधी जी जन संगठन बनाया। तो प्रिय छात्रों, हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है। कल हम आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अब हमारा नया टॉपिक होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उससे पहले होने वाली जो घटनाएं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इतना आप कर लीजिए, और
आज के क्वेश्चंस हैं हमारे हमारे क्वेश्चन आज के बन जाते हैं कि गांधी जी ने जनसाधारण के जैसा दिखाने के लिए कौन से कार्य किए, क्या किया। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। ये दो क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण हैं और इनको आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। धन्यवाद।